अभी इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं ये आपको खुद अंदाज़ा लगाना होगा। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, आप यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें, ये पहली है और इसके बाद में हम आपको दिखाएंगे दूसरी तस्वीरें। आपको ये होटल लग रहा होगा, कोई रेस्टोरेंट लग रहा होगा, अभी आप समझ जाएंगे। अब ये तस्वीर आप देखने के बाद समझ जाएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं और हम यहाँ किस लिए आए हैं। इसके अलावा आप ये तीसरी भी खूबसूरत चीज़ है, ये भी देखिए तस्वीर। और अब हम आपको लेकर चलते हैं ये जिसकी शुरुआत जिसने की, ये पूरा कैफ़े जिसने बनाया, उनसे मिलवाते हैं। वो पूरे देश में फेमस हैं, इसके साथ ही साथ विदेशों में भी फेमस हैं। शायद ही कोई ऐसा हो इंडिया में जो इन्हें ना जानता हो। हालांकि लोग इन्हें जानते हैं छोटू भैया के नाम से। छोटू भैया काफ़ी मशहूर है और आज हमारे साथ छोटू भैया हैं, बातचीत हम करेंगे। और लखनऊ में एक फेमस है बास्केट चाट, तो बास्केट चाट की जो शुरुआत की थी वो छोटू भैया ने की थी। कैसे ये सफ़र शुरू हुआ, कैसे नहीं, पहले हम छोटू भैया से बातचीत करेंगे और इसके बाद में आपको बास्केट चाट दिखाएंगे। इसके बाद में हम आपके लोगों से रूबरू करवाएंगे जो बास्केट चाट का मज़ा ले रहे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। पहले तो आपका नाम छोटू भैया है, सब आपको छोटू भैया के नाम से जानते हैं, चाहे बात सोशल मीडिया की हो चाहे जहाँ की। आपका असली नाम क्या है? मेरा नाम असली नाम हरदयाल मौर्य है जी। और मेरी उम्र जो है 54 साल है लगभग। और बहुत छोटे थे तो मैं गांव से, गरीबी इतनी थी, भाग के आ गए थे लखनऊ। अच्छा। सन 80 में। उस वक्त हमारा एक, समझ लो कि कुछ भी कहें, विधि का विधान कहें या कुछ भी कहें, खूबसूरत, तो हमारा जो एक मालिक हैं कन्हैया लाल आहूजा, अच्छा, तो उनसे मुलाकात हुई। वो किस चीज़ का काम करते थे? ये उनका होटल का व्यवसाय है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो ये जो तिकड़ी है तो हम दोनों की बहुत ही अच्छी जम गई। यानी जो भी सक्सेस होने में, जो भी मैं सक्सेस हूँ, तो एक नौकर मालिक का ऐसा रिश्ता हो जाता है कभी कभी। मालिक ना तो नौकर के बिना सक्सेस है और ना नौकर मालिक के बिना, तो कड़ी जुड़ी रहती। तो हम एक नौकर मालिक की हैसियत से नहीं, एक दोस्त, एक बाप बेटा या भाई की तरह हम दोनों जुड़े रहे हैं 41 साल तक, और आज तक हम लोग जुड़े हुए हैं। और जिन्होंने बनाया है उन्हें, जहाँ भी हम बोल देते हैं कि भैया नहीं हमको ये जगह चाहिए, जिधर बोलो उधर वो बना के हमको एक सोने का रथ दे देते हैं और उसको चलाने की जिम्मेदारी हमें दे देते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, आप घर से भाग कर आए, क्या वजह थी? घर से क्यों भाग कर आए? अब घर से भागने की वजह से थी कि उस वक्त हम 2 भाई थे, 2 बहनें थीं, माता पिता थे, और गरीबी इतनी थी कि शायद रोटियां कभी कभी सपनों में हम लोग देख लेते थे। अच्छा। ऐसी थी। तो ऐसे तो दुनिया बहुत देखी है, भारत का कोई शहर नहीं जो नहीं देखा हो, लेकिन इस गंज से हमारा दिल का रिश्ता एक, कभी कभी सोचते हैं तो एकदम रूह कांप जाती है कि दिसंबर के महीने में जब बहुत छोटे थे, दूध पीता बच्चा, तो सामने साहू सिनेमा है, यहाँ बर्मा बेकरी करके है, तो उस बरामदे में अंडरवियर और कच्छी पहन के एक चीनी के बोरे में लिपेट के सोया करते थे। आप लोग नहीं, सिर्फ मैं। अच्छा, सिर्फ आप? मैं सोया करता था। उस वक्त घर से मेरे पास 35 पैसे थे, आपको मैं बता दूं। एक 10 का सिक्का था और एक 25 पैसे थे, वो भी नेकर के नाड़े के अंदर जो पट्टी रहती है उसके करके लेके आए थे। और उस वक्त एक नया नया मोती महल खुला था, काफ़ी सोने के बाद वहाँ नया नया खुला था, तो काम मांगने खड़े हुए थे। तो लक है, तकदीर है कि होटल में खाना मिलता था और लगभग 150 रुपये महीने मिलता था। आराम से लग गए और सिलसिला जारी हो गया। तब से कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे अंदर गरीबी है या अमीरी है या कुछ नहीं, अपने मस्ती में मस्त रहे और धीरे धीरे लोगों को प्यार मिलता गया। जानना चाहता हूँ, जब आप घर से आए थे उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? लगभग 5 साल की थी। लगभग 5 साल। तो एक बालक, मतलब एक छोटा सा बच्चा जब घर से आता है भागकर ऐसी उम्र में, तो ऐसे में तो उसे किसी चीज़ की समझ ही नहीं रही होगी। आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर जो है मिश्रिक के पास से एक मोहकमपुर गांव है। अच्छा। ये जिला सीतापुर, तहसील मिश्रिक, ग्राम मोहकमपुर मेरा जन्म हुआ था। और जब मैं आया था तो मुझे कुछ समझ नहीं था। मेरे वहाँ से एक गाड़ी निकलती थी पैसेंजर। जीवन में कभी मैंने गाड़ी पे नहीं बैठा था। वो जरा सा रुकी और मैंने सट से उस गाड़ी पे चढ़ लिया। वो किधर जा रही है, कहाँ जा रही है, मुझे कुछ भी पता नहीं। वो पैसेंजर आके संडीला रुकती है। जीवन में पहली बार मैंने वो शहर देखा था, लखनऊ शहर देखा था।
झूम जाते थे, देखने के बाद अजीब सा लगता था। पहली बार जीवन में मैंने शहर देखा। उसके बाद धीरे धीरे करके बड़े उतार चढ़ाव आए, लेकिन अपनी हम मस्ती में मस्त रहे। कभी लाइफ में टेंशन नहीं लिया, नहीं टेंशन ले आज खाना नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं, कुछ नहीं। भगवान ऊपर वाला जो बहुत ही मेहरबान रहा, भूखा जगाता है लेकिन भूखा सुलाता कभी नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जब आप आए थे और इतने छोटे थे तो आपका दिन कैसे बीता था? आप 5 साल की उम्र में जब तक आपको काम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो आप क्या करते थे? यहाँ एक रिक्शे वाला था। जब मैं आया था एक हाथ गाड़ी से, तो उसने बोला कि बेटा काम करोगे? तो हमने कहा हाँ ठीक करेंगे। तो यहाँ से केसर बाग के पास एक छोटी सी उसकी पूड़ी की दुकान थी, और एक 3 4 5 बच्चे थे छोटे छोटे। तो उसने बोला कि आटा गूंदना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है चलो। गए वहाँ की जब हालत देखे तो एकदम गंदगी और सब उसी में लथर पथर कर रहे थे सब। तो हमने कहा उस रिक्शे वाले से, बाबूजी हम काम नहीं करेंगे। तो उसने एक थप्पड़ मारा, बोला बेटा हाथी जैसे हो, तुमको लाद के लेके आया, 5 रुपये निकालो। यानी हजरतगंज से केसर बाग तक का। तो हमने कहा कि बाबूजी मेरे पास पैसा नहीं। तो बोला कि तुम दिन भर काम करो। तो हमने कहा ठीक है। दिन भर काम किया। शाम को ही 7 8 बजे 2 पूड़ी दिया उसने, आलू दिया, और मैं चल पड़ा फिर इधर ही हजरतगंज की तरफ। जब आप आए घर से तो आपको घर की याद नहीं आई, माता जी की और पिताजी की? नहीं, याद तो बहुत आई, लेकिन क्या करें, हालात ऐसे थे। मेरे पिताजी ने कुछ एक 3000 रुपये सरकार से लोन लिया था, तो वो नहीं दे पाए। तो उस वक्त खेत हमारा नीलाम हो रहा था। जिस दिन मैं घर से निकला हूँ, हमारी माँ रो रही थी, 2 बहनें थी, सब लोग बगीचे के ऊपर, उगैया जिसको बोलते हैं उगाही, तो हमारे खेत के ऊपर बोली लग रही थी, और खेत ही मेरा सहारा था। ये बात मैंने किसी को नहीं बताया, अपने भी चैनल पे कभी मैंने ये बात नहीं डाली है। जिस वक्त मेरा खेत नीलाम हो रहा था, बोलियाँ लग रही थी, तो मेरी माँ के ऊपर क्या गुजरती, मेरे ऊपर क्या, सब रो रहे थे। कि पिताजी, मेरी माँ बोलते थे कि भैया यही जरिया है। 5 बीघा खेत था, उसी में हम लोग मौर्या हैं तो सब्जी उब्जी बोते रहते थे। तो वो सब्जी बो के और हमारे पिताजी बाज़ार लेके जाते थे। तो जिस दिन से वो खेत नीलाम हुआ, उसी के बाद हमारी जो है असली जीवन शुरू हुआ। कहते हैं कि हाँ, जब ईश्वर कुछ बुरा वक्त दिखाता है तो कहीं ना कहीं अच्छे के लिए दिखाता है। अच्छा छोटू भैया, एक बात बताइए कि जब मतलब एक छोटा सा बच्चा, जब आपने बताया कि घर में माताजी रो रही थी, पिताजी परेशान थे, उस वक्त तो छोटा बच्चा, उसको तो कुछ समझ ही नहीं होती है कि हाँ क्या हो रहा है क्या। देखिए, मेरी माँ को इतना विश्वास था कि मेरा बेटा जो है कभी भी अगर घर से निकला है तो भूख से तड़फेगा नहीं। मेरी माँ को मेरे ऊपर इतना विश्वास था कि ये विश्वास आपने कैसे दिलाया माताजी को? नहीं, उसको मालूम था माँ है, अपने बच्चों को पहचानती है कि जैसे घर में खाने को नहीं है तो मेरा बेटा अगर घर से निकल जाए कहीं भी तो भूखा नहीं सोएगा। ये मेरी माँ का जो है आत्मविश्वास था। और जब मैंने ट्रेन में बैठे थे तो ये ट्रेन के पास हम एक दिन कानपुर चले गए। उसने टीटी ने हमको पकड़ लिया। मुझे नहीं पता था कि ट्रेन में पैसा लगता है। उससे बोला टिकट दिखाओ। टिकट नहीं थे। थोड़ी सी कहीं गाड़ी रुकी थी तो बड़े मूंगफली के वो लगे थे बोरे। तो धीरे धीरे उसको बोरे को यूँ खुदेल के, एक मेरे पास लाल कलर का गमछा था, तो गमछे में मूंगफली ऐसे भर लेते थे और ट्रेन में बैठे थे। तो उस टीटी ने भी बोला टिकट कहाँ है? हमने कहा बाबूजी मेरे पास टिकट नहीं। मुझे पता ही नहीं था कि ये ट्रेन में पैसा लगता है। तो टीटी घर ले गया। उसने भी बोला कि तुम चलो मेरे घर पे चलो। अच्छा। तो कानपुर के पास रूरा स्टेशन है, वहीं पे हम उस समय उसके घर में काम करने लगे। उसने रखा 5-6 दिन 8 दिन। ये किस वक्त की बात है? लखनऊ आने से पहले की या बाद की? लखनऊ आने से पहले। लखनऊ हम आए, फिर कानपुर भी चले गए। कानपुर के बाद मैं दिल्ली चला गया। अच्छा। घूमते रहे। अच्छा। दिल्ली चले गए। दिल्ली में एक होटल था। तो जब आप पहले आप वो कानपुर वाली बात बताइए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, जब आप टीटी आपको घर लेके गया तो वहाँ फिर क्या क्या चीज़ें हुई? वहाँ कुछ नहीं हुआ। उसने बोला कि देखिए काम के लिए, अपनी वाइफ से बोला कि काम के लिए आया है लड़का, इसको काम पे रखो और सब साफ सफाई यही करेगा, जो भी है घर का झाड़ू वाड़ू तो सब यही करेगा। हमने कहा ठीक है हम करेंगे।
तो वो क्या करती थे, जो भी खाना बच जाता था तो हमको सुबह दे देती थी, दबा के हम खा लेते थे। नहीं ऐसा नहीं ताज़ा है बासी कुछ मतलब नहीं, वो खाना हम दबा के खाते थे और दबा खूब काम करते थे उसके घर में। एक एक डस्ट उसके दीवार में नहीं चपकने देते। जिसका बाथरूम बना था उसको ऐसा, उसके पास तेजाब था तो तेजाब डाल के उसके बाथरूम को, टॉयलेट को ऐसा चमका देते थे शायद जमादार भी ना चमका पाए। तो वो बहुत खुश रहते थे। उसके कुछ मेहमान आते थे, शायद उसके जीजा उजा बोला कि यार क्या इसके पहले तुम्हारा बाथरूम सब गंदा पड़ा रहता था, हैं कहाँ से ले आए हो, कौन साफ़ करता। तो उन्होंने दिखाया कि ये लड़का साफ़ करता है। तो 3-4-5 रुपये हमको दे देता था और वहीं बाज़ार थी तो बाज़ार में हम कुछ खाने के लिए निकल जाते थे। 8-10 दिन किया तो उसके कुछ घर में पार्टी शाल्टी थी, कोई फंक्शन था, पता नहीं अचानक क्या हुआ, मेरी मम्मी की याद आ गई। तो कुछ रिश्तेदारों ने बोला कि कहाँ के रहने वाले बेटा, क्या करते हो। हमने कहा कि बाबूजी मेरा गांव जिला सीतापुर है और मोहकमपुर गांव है, बस इतना बोल पाते थे। और हमारे गांव में वहाँ मिस्त्री है, वहाँ में मेला लगता है। तो रिश्तेदारों ने बोला कि इसको जाने दो बच्चे को और इसको कुछ पैसे दे दो। तो सब रिश्तेदारों मिला के 60 या 55 रुपये, सब किसी ने 5 किसी ने 10 रुपये दिया और हम चले आए। फिर उसी ने ट्रेन में बैठा दिया, लखनऊ की ट्रेन में बैठाया। लेकिन कहाँ जाओगे, इधर जाओगे उधर, कहने लगा तुम कहीं भी जा, तो देश घूम डाल, तुझसे कोई पैसा नहीं मांगेगा। तो एक स्लिप उसने टीटी ने दिया था, बहुत अच्छा भी था और उसने दिया था। तो उसने एक पेपर कुछ लिख के दिया था यूं करके, सैंडविच मार के, बोला कि तुम जिस ट्रेन पर बैठोगे ये पर्ची संभाल के रखना, और जिस ट्रेन में बैठोगे तो कोई तुमको घर नहीं ले जाएगा, कोई पैसा नहीं मांगेगा। तो हम लखनऊ से, वो पर्ची क्या थी और किस चीज़ की थी, थोड़ा बताएंगे अगर आपको जानकारी। वो पर्ची पे कुछ लिखा था, उसने लिखा था अपनी भाषा में लिखा था। अच्छा। मुझे पढ़ना नहीं आता था। तो वो हम लखनऊ की जगह हम दिल्ली चले गए। अच्छा। दिल्ली के चांदनी चौक में उतरा था। अब तो याद है, सब कुछ है। तो चांदनी चौक में जब मैं उतरा था तो वहाँ पर शीश महल गुरुद्वारा था और गुरुद्वारे के पास एक होटल था, होटल कॉर्नर। वो भाई, 2 भाई शायद थे, तो वहाँ भट्टी के पास में ऐसा खड़ा हो गया। उससे बोला छोटू इधर आ, बहुत प्यार से, समोसे खाएगा। हमने कहा हाँ खाएंगे। तो शीश महल गुरुद्वारे से थोड़ा हलवा, एक समोसा दिया, बोला खाओ बेटा, बैठ के खाओ। टेबल बिठाया, बोला कहाँ रहते हो। हमने कहा अपने घर में रहते। कहाँ रहते हो? सीतापुर में रहते। बोला वाह, तुम तो बहुत यार चंचल हो। हमने कहा हाँ चंचल तो हैं। बोला तुम मेरी भट्ठी लगा लोगे? तो हमने कहा हम बाबूजी सब जला लेते हैं, भट्टी सब जला लेंगे। तो उससे बिठाया, खाना वाना खिलाया और बोला क्या क्या बना लेते हो। हमने कहा सब बना डालूँगा। तो उसने हमको बेचारे ने वहाँ पे रख लिया। फिर सुबह जो है भट्टी में निकालते थे कोयला और भट्टी जलाते थे। फिर आलू टिक्की में वो चने की दाल भर के कुछ रखते थे। थोड़े दिन वहाँ भी काम किया। फिर उस मालिक ने फिर बोला, उसकी माताजी बहुत ही नेक दिल की थी, बोला इतना छोटा बच्चा कैसे रहेगा, कैसे रहेगा, इसको घर जाने दो। बोला कि अभी हम नहीं जाएंगे घर। बोला नहीं बेटा तुम जाओ घर। तब तक एक अंग्रेज आ गया, उसका शायद होटल भी था। अभी हम दिल्ली जा रहे हैं, 11 तारीख को कोशिश करूंगा कि उस होटल पहुँचें। तो होटल भी था शायद ठहरने का। तो कुछ अंग्रेज़ उसके होटल में ठहरते थे तो ऐसे ऐसे करते थे यूं करके, नहीं तो हम समझ जाते थे इनको जलेबी खाने का दिल करता है। तो वहीं एक कुआं टाकिस था, वहाँ पे बरामदे में जलेबी वाला बैठता था, तुरंत पत्ते में लपेट के उनको दे देते थे। तो वो कुछ पैसे हमको दे देते थे अंग्रेज लोग। फिर थोड़े दिन के बाद उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा पैसा तुम्हारे पास ज़्यादा हो गया, इकट्ठा करके आओ, अपनी मम्मी को दे के आओ। अच्छा छोटू भैया एक बात बताइए कि आपने बताया कि आपका जो बचपन रहा वो काफ़ी संघर्ष भरा रहा, जैसा कि आपने बताया। तो ऐसे में क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप रोए हों, आप परेशान हुए हों कि मैं चला जाऊं घर, मैं कहाँ हूं? या क्योंकि आजकल के बच्चे, मैंने भी देखा, मतलब ऐसा होता है कि बच्चे बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं। नहीं, मैं कभी लाइफ में नहीं रोया। अच्छा। लाइफ में नहीं रोया, कभी नहीं रोया। कभी कभी माँ की याद आती थी तो थोड़ा फील करता था,
हाँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि गरीबी है ये माइंड के अंदर कभी नहीं लिया। और उसके बाद मैं हर साल माता वैष्णो देवी साइकिल से जाने लगे। शादी के पहले हर साल जाते थे, वैष्णो देवी साइकिल जाते थे। उसके बाद कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल से जाते थे, डिग्गी बांध देते थे। फिर भारत भ्रमण करने लगे। नवरात्रों में मैंने 9 अमर देवियों के भी दर्शन किए हैं, नवरात्र में साइकिल से, वो भी 63,000 किलोमीटर की साइकिल चलाई है। हमारी मम्मी बोलती थी कि बेटा इतना जुनून अच्छा नहीं है, ट्रक वाले चलते हैं, कुचल देंगे, मर जाएगा। हमने कहा जो होगा देखा जाएगा, हम जाएंगे तो जाएंगे। तो लक है, माँ का आशीर्वाद था और मेरा भी नसीब अच्छा था, मुझे मालिक अच्छा मिला और एक ऐसा प्लेटफार्म मिला हजरतगंज जैसी एरिया में कि इतनी बड़ी जगह देखने के लिए लोग आते हैं। हम वहाँ दिन भर बैठे रहते हैं और उसी एरिया में है जहाँ मेरा बचपन बीता था। यानी इस बरामदे में देखेंगे, वहाँ खड़े हो जाते थे, पीछे दारू सभा है, वहाँ बंद मक्खन लगाता था एक आदमी। सुबह 4 बजे चले जाते थे। उस बंद मक्खन वाले की दुकान पे कुछ नहीं होता था पैसा, तो गिलास चाय के रख देते थे, तो गिलास धो के छकाटक धो देते थे, तो बंद मक्खन चाय हमको खिलाता था सुबह। कहीं ना कहीं जो जिद और जुनून था आपका, वही आपको यहाँ इस मुकाम तक लेकर आया, क्योंकि आपने कभी भी हार नहीं मानी, कभी आप परेशान नहीं हुए, कभी आप रोए नहीं। तो ये सारी चीज़ें कैसे, मतलब कभी क्या होता है कि आदमी, देखिए सारा खेल ब्रेन का होता है, हर दिमाग का एक खेल है। अगर मैं सोचूंगा कि मैं तकलीफ में हूँ, तकलीफ मैं सोचूं, हाँ महसूस होगी। आप 10 बार ले लो यार, सोचो मुझे बहुत तकलीफ है, मेरे पास खाना नहीं है, तो वास्तव में तकलीफ महसूस होती है। मैंने कभी ब्रेन के अंदर नहीं लिया। जिस वक्त मेरे घर में खाने को नहीं हुआ करता था, तो हम जाते थे, मेरी माँ जामुन के पेड़, कहती थी जामुन बहुत पके पके हैं, लाल लाल हैं, फरिंदा बोलती थी। खाने को नहीं हुआ करता था, और जिस दिन खाने को नहीं हुआ करता था उस दिन मेरे पिताजी घर में आटा नहीं लेकिन एक डंडा पकड़ के गांव में फेरी लगाते थे, भाई कोई भूखा नहीं सोना, आटा ना हो तो मेरे घर से लेके आ जाना। हमने कहा पूरा डेहरिया बड़ी बड़ी छान मारते थे। हमने ये बात बताई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि देखिए जी, मट्टी की डेहरिया होती थी। हमारे पिताजी शाम को फेरी लगाते थे, शाम को 7 बजते कहते थे कि भाई कोई भूखा नहीं सोना, आटा ना हो तो मेरे घर से लेके जाना। और मैं कह रहा था यार डेहरिया में तो देख है आटा कहाँ से। मेरी मम्मी बोलती कि बड़े बड़े जामुन लगे फरिंदा, तो हम चटनी बांट लेते थे, नमक पेड़ पर चढ़ जाते थे और खूब पके पके पेट भर के खाते थे एकदम। अगर कोई रोटियां भी दे दे तो नहीं यार मेरा पेट भरा। कभी ये नहीं समझते थे गेहूं की रोटी से जो दिल करता था, किसी आम जाए, आम लगा बगीचे में चढ़ गए, चटनी खा लिया, उसके साथ आम खा लिए, तो पेट भरा। कभी ये महसूस नहीं किया कि अगर रोटी नहीं मिलेगी तो मैं भूखा मर जाऊंगा। उसका भी मैंने मज़ा लिया। किसी के चने के से खेत में घुस जाते थे चुपके से, तो कुछ ना कुछ खाते रहते थे, पेट भरते रहते थे, अपना मज़ा करते रहते थे। यही अगर ब्रेन के अंदर ले लेते तो शायद आज इस मुकाम पे हम नहीं होते। बहुत ही संघर्ष भरी स्टोरी है छोटू भैया की। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, जब आप फेमस हो गए और टीवी में, अखबार में, हर जगह आपकी तस्वीर आने लगी, तो उस वक्त जब आप गांव में पहुँचे तो वो कैसा माहौल था गांव में? अभी गांव में कभी कभी जाते हैं तो लोग कम से कम जितने भी गांव के लोग हैं देखने के लिए मुझे आते हैं। अभी तो बहुत भीड़ लगती होगी तो, लेकिन जब आप फेमस हुए और पहली बार गाँव गए फेमस होने के बाद, गेट बना देते थे और हरदयाल आ रहा है, चलो गेट बना दो। और काफ़ी लोग गांव के देखने के लिए आते थे तो अच्छा लगता था। हमने कहा एक ज़माना वो भी था जब साइकिल नसीब नहीं थी और सपने में देखते थे। हमारे पिताजी को एक सपना था कि मेरे बेटे के पास एक पैंट एक शर्ट होगी और एक साइकिल उसके पास होगी, सपने थे। उसके बाद तो भगवान न जाने कितनी गाड़ियाँ, पता नहीं कितनी गाड़ियाँ आई चली गई, एक से है सब कुछ देख डाला लाइफ में। अब कोई इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत एक हवस होती ना पैसे की, तो मैंने ऑटोमेटिक ख़त्म कर दी। मेरी एक आदत है, कोई चीज़ जब बन जाती है ना तो बनने के बाद मैं उससे स्वयं बिगाड़ देता हूँ, क्योंकि बन गई है, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है उसमें, चाहे कुछ भी हो। मेरी आज भी एक आदत है, कोई भी चीज़ बनाने के बाद मैं उसको फिर बिगाड़ देता हूँ। चलो ये मेरा काम पूरा हो गया, अब दूसरा ट्राई करते, बनेगा या नहीं बना पाए। तो हमने जीवन में ट्राई करते रहे। मैं जब ये ट्राई किया कि जब बम्बई हमारे मुरली भैया, कन्नू भैया ने भेजा हमको, तो मुरली भैया ने बोला कि बहुत आगे निकल जाएगा, इसको मत भेजना।
हमने क्या किया, इनको छोड़ के मैंने कहा कि क्यों ना अपनी फ्रेंचाइजी शुरू कर दे। महाराष्ट्र के अंदर 1 से 2 ब्रांचें डाल दिया और इतने बन गए पैसा कि ऐसी सी गाड़ियाँ, इतना बड़ा 10,000 स्क्वायर में बंगला बना लिया कि उम्मीद से ज़्यादा। लेकिन एक समय आया यार, हमने कहा कि देखिए मेरी एक वो तमन्ना थी कि अमीर बनने की, तो वो भी बन के देख लिया। हमने कहा इसको किनारे करो, अब कुछ नया। अब जब 2011 में आए तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश थी कि दुनिया का हर इंसान हमारे हाथों से, मेरी उंगलियों से चाट चख ले। सिर्फ चाट तो सभी बनाते हैं, हमसे बेहतर बनाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उम्मीद थी उस वक्त, ऐसी उम्मीद जगी कि आज कभी कभी कोरोना काल से पहले 21, 22 कंट्री के लोग मेरे तय के ऊपर खड़े हो जाते थे, माने लगता। कोई भी यहाँ फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट कराती थी तो हर कंट्री के लोग आते थे, फॉरेन के लोग। तो उस वक्त 22 कंट्री के लोग फॉरेन के जब मेरे तय पर खड़े होते थे, और ना उन्हें हिंदी आती थी ना मुझे इंग्लिश, हाउ आर यू, फाइन, बस इंग्लिश नो हिंदी, दोनों 50-50, भाई भाई। इतना मज़ा आता था कि वो हमारे जीवन का सबसे, समझ लो इससे बड़ा मेरी लाइफ में अवार्ड नहीं। 21 कंट्री के लोग मेरे हाथों से अगर चाट खाने के लिए मेरे तय के ऊपर खड़े हैं तो इससे बड़ा मेरी लाइफ में अवार्ड नहीं है यार। अच्छा छोटू भैया, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि इन सबके बीच कभी मन में कोई मतलब या किसी चीज़ को लेकर कभी ठेस हुई? नहीं, ठेस क्या है, देखिए अब मैंने दुख से कोई मतलब ही नहीं। ठेस तो है, अगर सोचोगे तो ठेस है, और जिस दिन आपने सोच लिया, ये देखिए इंसान 2 प्रकार के इंसान होते हैं। अच्छा काम करोगे ना तो बुरे लोग छोड़ेंगे नहीं, पीछे पड़ जाएंगे बुरे लोग। आप जब अच्छे काम की तरफ बढ़ोगे तो बुरे लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, और जब बुरा काम करोगे तो अच्छे लोग नहीं छोड़ेंगे। और आपको ना अच्छाई में पड़ना है ना बुराई में पड़ना है, अपनी में मस्त रहो। वो तुमको खेल रहे हैं, तुम उनको खेलो, वो अपनी मौज है। अगर हमको कोई गाली देता है तो हम उसको गाली नहीं देते, हम सोचते हैं वो मौज ले रहा है, तो उसी गाली का हमको हंसी आती है, उसकी गाली का हम मौज ले रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं बोलते रहते, तो उनकी हम मौज लेते हैं। वो मेरी मौज ले रहा, उसकी मौज अलग, मेरी मौज अलग, तो हम दोनों मौज में रहते हैं, अपनी धुन में मस्त रहो। ऐसा नहीं किसी ने गाली दे दिया तो उसमें उलझ जाओ। भाई लड़ाई करेंगे तो दोनों का दिमाग खराब होगा ना, ऐसा थोड़ी ना। अगर आपको कोई एक थप्पड़ मार देगा तो आप भी उसको मारोगे, उलझे रहो उसमें, उसको मारने दो, खेलेंगे उसको, वो एक दिन हार जाएगा। अभी हमारे वहाँ है, बहुत सारे लोग पहले आते थे, दबंग किस्म के लोग। हमारे पास एक गोविंद करके, उसको भाई सर्विस अभी इतनी लेट, अच्छा इतनी लेट सर्विस, तो उसको गालियां देते थे। तो यूँ हाथ बांध के यूँ उसकी गालियां सुनता था, आवाज़ नहीं देता था। आज भी है वो, आज भी है गोविंद राम, आज भी है, उनकी गालियां सुनता था। अब वो हमारे पास आता था कि साला पागल है क्या ये, ऐसे बोलते थे, पागल है क्या, जरा सा भी जवाब नहीं देता। अब वो मुस्कुराता था जवाब, तो झट बिल लिया, झट। हमारे पास आते थे वो लोग, दबंग किस्म के लोग, कह रहा कैसे कैसे पागल रखे हैं लोग तुम, जिसको अक्ल नहीं, और सबसे बेस्ट सर्विस करता हूँ, सबसे बेस्ट गुड सर्विस, जवाब नहीं देता। जी सर, अगर उसको गाली दे दे, जी सर ठीक है। आज इसीलिए बताना है कि एक सफलता का राज है, किसी चीज़ में उलझो मत, अपनी मस्त रहने का। अगर हम समझ लेंगे कि जीवन एक संघर्ष है तो लड़ते रहे जीवन से। जीवन संघर्ष नहीं, जीवन एक प्रेम है, आनंद है, उस मेले का आनंद उठाओ। जिस दिन मैंने समझ लिया कि जीवन एक संघर्ष है, जीवन संघर्ष नहीं है। इन लोगों को वहम है कि जीवन संघर्ष है, यार मुझे अमीर बनना। तो संघर्ष किन के लिए है? जिनको अमीर बनना है, साइकिल से स्कूटर खरीदा, स्कूटर से गाड़ी खरीदना, 4 व्हीलर खरीदना, तो उनके लिए संघर्ष। हमारे लिए जीवन एक आनंद है, और उस जीवन का आनंद उठाते हैं और पल पल लेते हैं। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, अच्छे अच्छे टपक गए टेंशन लेके।
हम तो रात को भी सोता मस्त हंस के सोते, हमारा बेटा भी मस्त, सब पूरी फैमिली मस्त रहती एकदम। टेंशन की कोई जरा सी गुंजाइश नहीं। टेंशन एक कीड़ा है, समझ लो, दिमाग है, एक बार घुसी तो और टेंशन लोग देंगे। धीरे धीरे आपको दीमक की तरह खाता चला जाएगा। ब्रेन मेन है, ब्रेन देखिए, मेन है दिमाग। कभी कभी होता है कि लोग कोरोना काल में बहुत परेशान थे, बहुत सारे परेशान थे लोग। अब इतना कोरोना है, अब हमारी माँ को पॉजिटिव हो गई, अब लोग उनका जो है इलाज नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, दूर से लगे। माँ को छूने नहीं, हमने कहा कि भैया मेरी माँ से बड़ा कोरोना तो नहीं है, जिसने जन्म दिया उससे बड़ा कोरोना नहीं। हमने तुरंत सीएम ऑफिस फ़ोन लगाया, कई डॉक्टरों के यहाँ लेके गए, उन्होंने पैसे मांगे, थोड़ा बहुत दिया भी, गांव लेके गए, सीएम ऑफिस का फ़ोन लगाया, धर धर डीएम एसडीएम सब आ गए, टकाटक हो गई। अभी कल लेके गए थे मिस्टिक में, खूब सीढ़ियाँ चढ़वाए हम दोनों, खूब मस्ती किए। बहुत सारे लोग थे जिनके ज़रा सा पॉजिटिव हो जाए तो दूर, तो आदमी कहाँ मर गया पता, वो दूरियों से मर गया। कि जब हम अपने, देखिए हम आप पॉजिटिव हो गए और आपकी इंसानों से बात करने का दिल कर रहा है और उस वक्त कोई मिलता नहीं, तो किससे, दीवारों से बात करोगे। और 14 दिन क्वारंटीन होना पड़ता है, ऐसे में कितनी 14 दिन में अभी हमको कोई एक दिन रखे हम नहीं रह पाएंगे। हम 2000 लोगों से डेली गले मिलता हूँ और सैनिटाइजर करता हूँ, हमारी बॉडी है। बहुत सारे लोग हैं, अभी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि यहाँ टहलते थे कि अरे सर प्लीज़ मास्क लगाइए, आपको तो शुगर है। अरे हमने कहा कि भाई मेरा शरीर है, कब लगाना है, कब उतारना है, कैसे करना है, हैं। और जो करता था बेचारा, वो देखा एक दिन टपक गया, हो गया, राम नाम हो गया। तो बॉडी हमारी, मरना तो सभी को है, लेकिन अपने रिश्तों को तोड़ के हमको नहीं मरना। अच्छा छोटू भैया, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आप कैमरे पे बताइए कि अब आप आगे क्या करने वाले हैं, क्या आपका कोई प्लान है आगे? देखिए हमारा कोई प्लान नहीं है और ना आज तक का ज़िंदगी में कोई प्लान बनाते हैं। जो करना होता है वो तत्काल करते हैं। अगर माइंड के अंदर आ गया मुझे आज अभी कहीं जाना है, तो तुरंत कुछ भी हो, कितना भी नुकसान हो जाए, मैं तुरंत कर देता हूँ। तो लाइफ में मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, और बस प्लानिंग इतनी है कि जो बचे खुचे लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने हाथों से चाट खिलाएं, यही एक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क करें। यानी संपर्क मतलब है कि एक दिल से, कोई स्वार्थ नहीं, ऐसा नहीं कि कोई स्वार्थ हो या कोई हवस है, तो हम दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, दुनिया के, ऐसा नहीं भारत के लोग आते भी हैं, आप देखोगे बहुत सारे कंट्री के लोग आते हैं मिलने के लिए। आप मैसेंजर पर कभी कभी 36 हज़ार लोगों को मैसेज आ जाता है, हम नहीं पढ़ पाते, एक साथ फ़ोन करते हैं, फिर उनको रिप्लाई भी देता हूँ, कभी कभी जब समय मिलता है तो रिप्लाई भी देते हैं। तो हमारा कोई भी आज की तारीख में प्लानिंग नहीं। और अब प्लानिंग क्या करेंगे, ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं। दुनिया में 2 माँ हैं, 2, एक तो जो जन्म देती है, एक जन्म देती है और एक जन्म लेती है, और दोनों को कबूल करता हूँ मैं, और दोनों को आनंद। एक जन्म देने वाली भी है, एक जन्म देने वाली, तो हमारी 2 माँ हैं, और दोनों माँ को मैं बहुत प्यार करता हूँ। एक माँ है, एक माँ का इंतज़ार है, बस यही उम्मीदें हैं भाई, और कुछ उम्मीद नहीं। आपने जन्म लेने वाली जो माँ का जिक्र किया, आपने बहुत ही खूबसूरती से इसे रखा है आपने यहाँ पे। नहीं, बहुत अच्छा लगता है। अभी हम कल शायद हो सकेगा मैं अपनी माँ का वीडियो डालूंगा, और हम दोनों मस्ती में रहते हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने, मैं गांव में गए तो गांव में को लोग कैसे रहते हैं कि वो मेरी माँ साड़ी नहीं पहनती, वो धोती पहनती है, और मकानों का रहन सहन कैसा होता, तो लोग बोला यार चार्ट किंग इतना बड़ा इंडिया का टॉप, विश्व प्रसिद्ध, और अपनी माँ को शहर में नहीं रख सकता, ऐसे कपड़े। हम जब गए पर गांव में गए तो मेरी मम्मी बहुत हंस रही थी, कह रही थी पागल, कैसे कैसे दुनिया के लोग हैं कि हमारा शरीर है, हमारे सर के ऊपर और हमारे तन के ऊपर, हम जानते हैं मुझे क्या पहनना है। ब्रांडेड कपड़े से क्या वो जीवन चलता है वो पहने। कह रहा था कि अगर हमने कहा कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि अब शहर में रहिए, एसी में रहिए, बोला जल्दी मरवाना है तो ले चलें, कर 1 महीने में ऊपर चली जाऊंगी। शहर की हवा, वातावरण अब गांव में रुकती है तो
सब गांव के लोग आते, चाची नमस्ते। यहाँ आप कितना भी बड़ा कोई बोलता नहीं है। अगर मेरी माँ की गाय छूट जाए, चली जाए दूसरे गांव, तो वो आदमी गांव में लेके आता है, चाची तुम्हारी गैया मेरे घर में है, सुबह आ जाएगी बताने आता। यहाँ कोई आएगा? आप बताओ। यहाँ तो मतलब शहरों में जिंदगियाँ कहीं ना कहीं कैद होके रह गई हैं। अगर देखा जाए तो एक पड़ोसी जो है दूसरे पड़ोसी को ही नहीं जानते हैं। नहीं, अभी देखिए, एक मेरे गांव के एक आदमी था, उसने गाय पाली थी, और उस गाय की बात बताता हूँ कि गाय उसकी मर गई। उसने गाय मर गई और एक छोटा सा बच्चा दिया था, बच्चिया थी। और मेरी माँ गाय की बड़ी शौकीन है। सवाल दूध का नहीं है, वो बचपन से, जब हम लोग बचपन से थे तो एक गाय चाहिए मम्मी को। अब हम लोग तो थे नहीं, तो माँ मेरी जो गाय को अपने बेटे की तरह पालती थी, तो गाय मर गई तो बच्चिया लिया था। अब जब बच्चिया जो है छोटी सी, यानी बकरी जैसी गाय, बौनी गाय है, उस गाय ने भी जन्म दिया एक बच्चिया को। बहुत सुंदर गाय थी। जब हम गए तो गाँव वालों ने बोला कि तुम्हारी भाई मम्मी अब बचेंगे नहीं, गाँव पंडित यहीं रहते हैं, बिरसापुर में एक पंडित जी हैं, तो गाँवदान कर दो, क्योंकि कोरोना हो गया, ख़त्म कहानी, बोल पाती नहीं। अरे भाई, हमने कहा उल्लू है क्या, इतना आसान है, गाँवदान कर दें। अभी लेके जा रहे हैं, गाड़ी में उठाए, टकाटक हो गए। अब पूछते हैं तो सबकी, अरे भैया तुम ना आते तो है। तो लक है, तकदीर है, और जीना मरना तो लगा रहेगा, ज़िंदगी भर लगे रहेगा, लेकिन हमेशा एंजॉय करें, मस्त रहें सब लोग। अच्छा छोटू भैया, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, आपके शौक़ क्या क्या है? देखिए, आज की तारीख में मेरा कोई शौक़ नहीं है। वैसे मेरा जो शौक़ है, पूल गेम का बहुत शौक़ है मुझे। हाँ, मैं बहुत अच्छा पूल गेम खेलता हूँ, लेकिन लखनऊ के अंदर खिलाड़ी नहीं मिलते। हम सामने यहाँ पे एक मार्केट है, वहाँ पे पूल पड़ता है। तो पहले हो जाता था कि बम्बई में थे तो एक से एक अच्छे चैंपियन खिलाड़ी मिलते थे स्क्वायर में, तो खेलने जाते थे। सुबह 8 बजे जाते थे और सुबह 8 बजे ही आते थे, 24 घंटे खेलते थे, वहीं बैठते थे। तो वो मेरा शौक़ है, बहुत अच्छा शौक़ है। और शौक़ में और कोई ज़्यादा शौक़ नहीं, जो मिल जाता खाने पीने का वो हम सब करते हैं, लेकिन हर चीज़ की एक मर्यादा और लिमिट है। कोई किसी की ऐसा नहीं कि हवस है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, सोशल मीडिया के बारे में छोटू भैया क्या सोचते हैं? अच्छा प्लेटफार्म है सोशल मीडिया। आज की तारीख में सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि एक दूसरे को मिलने का और बिछड़े हुए का, अभी बहुत सारे लोग होते, फेसबुक हम नहीं चलाते थे, आज ऐसे ऐसे पुराने दोस्त लोग मुझे फेसबुक पे ढूंढ लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा माध्यम है। अब हम लोग बहुत पुराने, एक 90 साल के लोग फेसबुक चला रहे हैं, अरे ये तो वही है यार, हरदयाल है, लगाया फ़ोन, चलो लगाओ। महाराष्ट्र के हमारे इतने दोस्त लोग हैं महाराष्ट्र के अंदर, वो देखते हैं यार दाढ़ी सफ़ेद हो गई लेकिन लगता यही है। अच्छा, ये नाम जरूर चार्टिंग कर दिया, ये मौर्य है, छोटू भैया है। वहाँ से फ़ोन आ जाते धक्का धक। यूट्यूब से कम नहीं तो अभी आप देखेंगे कितने लोग यहाँ पे चला रहे होंगे सिर्फ ऐसे चार्टिंग। हम बोल देते हैं भैया सब्सक्राइब मत करो, लाइक मत करो, शेयर मत करो, कुछ भी ना करो, बस तुम मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारी ओर देखूं, बस इतना ही बहुत हमारे लिए। हमारा कोई टारगेट नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ टारगेट हो। आज की तारीख में हमारा सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, और ये इतना ही बहुत हमारे लिए। जो मिला है ये हमारे लिए बहुत है, जीवन में बहुत है। अच्छा, सनराइज न्यूज़ के लिए छोटू भैया क्या कहना चाहेंगे? सनराइज न्यूज़ के लिए बहुत बहुत बधाई हो, और हमारी वर्किंग प्लेस पे आए हो इंटरव्यू के लिए, इसके लिए आपका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। और आपके सब्सक्राइबरों को भी बहुत बहुत बधाई हो सकेगा ये चटपटी क्लिप और ये इंटरव्यू शायद आज तक का किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। ये मैं कोशिश, ये तो लक है कि आप आ गए हो, लेकिन मैं अपने चैनल के लिए सोच रहा था इसको कभी स्टोरी में डालेंगे, लेकिन आप पहले ऐसे हो तो रखा कि ये तो बैठे थे शांति से, तो ये बताने का दिल कर गया। नहीं, सुकून से बैठे थे, यहाँ कोई नहीं तो यहाँ पे अभी देखते मजमा लगता सिर्फ सेल्फी लेने वालों को। तो आज सुकून से था, पता नहीं आपका लक था या मेरा बैड लक था। सौभाग्य था। नहीं, आपका लक था, मेरा बैड लक, लेकिन ये बहुत बढ़िया है। और आपके सन न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जल्दी सिल्वर बटन मिले, आपके चैनल को मिले, है ना। ऐसे मेहनत करते रहिए और तरक्की करते रहिए। वीडियो को बता दीजिए, शेयर भी करना है, और देखिए, लाइक सब्सक्राइब। नहीं ऐसे नहीं करेंगे लोग। देखिए
अगर किसी को आप बोलते हैं कि लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जी, इच्छाएं नहीं है उनको, मत। मुझे तो लगता है ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली हैं छोटू भैया के बारे में कि अब लोग रह ही नहीं पाएंगे, शेयर जरूर करेंगे। हाँ नहीं करेंगे, वो लोग करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। आपको करना सन आपके टीवी को करें।